सुप्रभात। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कैसे आया, उसकी प्लेट की संरचना कैसे है और प्लेट की संचरण का दर क्या है, प्लेट नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, और उसके बाद हम आपको बतलाएंगे प्लेट की गति, और प्लेट की गति के बाद हम आपको बतलाएंगे जो कन्वर्जेंस होता है, अभिसारी प्लेट का जो कन्वर्जेंस होता है उसके तीनों रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। और वह तीन रूप जो है आपको महासागर महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीप महाद्वीप प्लेट और महासागर और महासागरीय प्लेट के कन्वर्जेंस से कौन कौन चीज़ के निर्माण होते हैं उस पर आज हम विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। और परीक्षाओं में विशेष करके यूपीएससी और 7 पब्लिक सर्विस कमीशन स्पेशली बीपीएससी के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में जाएगा। वह प्रश्नों को भी चर्चा करूंगा। आइए मैं आपको सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास और प्लेट शब्द की उत्पत्ति के बारे में बतला रहा हूं। प्लेट जो विवर्तनिकी शब्द है जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के टेक्टोनिक्स जो शब्द है उसी से लिया गया है और उसी पर टेक्टोनिक्स बना है। तो यह जो टेक्टोनिकॉस शब्द है, एक्चुअली टेक्टोनिक्स जो है टेक्टोनिकॉस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग, जिसका मतलब होता है आपको कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना। तो यह एक तरह का रचना है और कई तरह की रचनाओं का निर्माण करता है, जैसे पर्वत का निर्माण, जैसे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण, जैसे ट्रेंच का निर्माण, इस तरह से कई संरचनाओं का निर्माण करता है। इसलिए यह जो है टेक्टोनिकॉस जो शब्द है उसी से टेक्टोनिक्स आया है, जो बहुत ही अच्छा शब्द का चयन किया गया है भूगोलवेत्ताओं ज्योग्राफरों के द्वारा। आइए मैं इसके थोड़ा सा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के जो चरणबद्ध जो डेवलपमेंट हुए हैं, विकास हुए हैं, उसी के बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। सबसे पहले मैं आ रहा हूं वर्ष 1955 की बात बतला रहा हूं। इस समय जे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। यह जे टूजो विल्सन जो थे वह कनाडा के भूवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने ही सबसे पहला यह प्लेट शब्द जो दिया था, टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लेट, इन्होंने ही प्रदान किया था। इसको ध्यान में रखेंगे, यह बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर आपका वर्ष 1967 1967 में यह मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर जो पूर्व में दिए गए कई विचार थे, उस विचारों को सम्मिलित कर, समन्वित कर उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी आपको सिद्धांत की विस्तार में चर्चा किया। इसके बाद आप जान रहे हैं 1912 में मीन्स 1912 में अल्फ्रेड वेगनर जो थे वह जो जर्मनी के भूभौतिकवेत्ता और मौसम विज्ञानी थे, उन्होंने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। और बहुत प्लेट टेक्टोनिक्स को आपको एक ऐसी बात बतलाए कि प्लेट अब क्षैतिज रूप से वह मूव करते रहते हैं, प्लेट हर हमेशा क्षैतिज रूप से मूव करते रहते हैं, इसकी चर्चा उन्होंने किया था। यह प्लेट सिद्धांत की मजबूत आधार प्रदान करता है। तो यह वेगनर साहब भी बहुत मदद किए हैं प्लेट्स टेक्टोनिक्स के सिद्धांत में। तो यह जो है 1955, 1967 और 1912 बहुत महत्वपूर्ण डेट है जिसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। मैं प्लेट की संरचना के बारे में बतला रहा हूँ
कि सबसे पहला जो लेयर होता है, जो आपको बतला रहे हैं, सबसे पहला लेयर जो होता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इसको जो है, यह पहला जो लेयर होता है इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं और इसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। लिथोस्फीयर को ही हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं इसके। और इसके नीचे जो होता है वह आपको बता रहे हैं, या आपको जो होता है स्टेनोस्फीयर होता है। दूसरा यह लिथोस्फीयर हो गया, एल से हम डिनोट कर रहे हैं, और स्टेनोस्फीयर जो होता है वह ए से हम डिनोट करते हैं। तो लिथोस्फीयर रिजिड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लिथोस्फीयर जो होता है रिजिड होता है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यह आपको बता देते हैं कि आपको 100 से 200 किलोमीटर, इसकी 200 ही मैक्सिमम रख लीजिए इसको, 200 किलोमीटर इसका जो है 200 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। 200 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और स्टेनोस्फीयर इनसे काफ़ी अधिक होता है, जो 200 से 700 किलोमीटर, 200 से 700 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। मीन्स इसकी मोटाई जो होती है आपको 200 से 700 होता है, और इसका जो होता है मैक्सिमम 200 किलोमीटर होता है लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर रिजिड होता है, आपको दृढ़ भूखंड होते हैं, जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं। और नीचे जो होता है यह आपको प्लास्टिक नुमा होता है, और यह मोल्डेबल होता है, और पार्शियली जो होता है मोल्टेड होता है। मोल्टेन मीन्स पिघला हुआ, ठीक है ना। या समझिए सेमी विस्कस होता है, जैसे आयोडेक्स है या कोई क्रीम है, उसी तरह से होते हैं। आपको पार्शियली मोल्टेन होता है, मोल्टेन मीन्स पिघला हुआ। तो यह आपको, और इनका जो सरफेस होता है प्लास्टिक नुमा होता है। तो यह जो आपको प्लास्टिक नुमा जो सरफेस होता है आपको दिखा रहे हैं, यह प्लास्टिक नुमा सरफेस पर यह लिथोस्फीयर आपको हर हमेशा मूव करते रहते हैं, और उस संचरण जो करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उसी में आपको विभिन्न तरह के गतियाँ होती है, और उस गतियों से विभिन्न तरह के संरचना का निर्माण होता है, जो आगे हम आपको बतला रहे हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। सबसे पहला लिथोस्फीयर ऊपर में होता है, उसके बाद स्टेनोस्फीयर होता है। स्टेनोस्फीयर की जो मोटाई होती है 200 टू 700 होता है, और लिथोस्फीयर का 200 होता है। यह रिजिड होता है, यह जो होता है आपको अभी हम जस्ट चर्चा की है कि प्लास्टिक नुमा होता है, मोल्डेबल और पार्शियली मोल्टेन होता है, मीन्स या सेमी विस्कस के रूप में होता है। और इसी प्लास्टिक नुमा जो सरफेस होता है, लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट मूव करते रहते हैं। आप सोचते होंगे कि सर मूव करते रहते हैं तो हम लोग गिर ही जाएंगे या हमारे घर गिर जाएंगे। नहीं, वह उसका जो गति होता है बहुत ही कम होता है, जो वर्ष में आंका जाता है, और मैं उस पर अभी चर्चा करना आगे हम चर्चा करेंगे, जो आपको देखेंगे कि प्लेट का जो संचरण का दर है, मूवमेंट का दर है, वह क्या है। तो आर्कटिक कटक है, जो आर्कटिक रीज है, वहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। मीन्स एक वर्ष में 2.5 सेंटीमीटर भी समझिए कि नेग्लिजिबल है। और यह जो है पूर्व प्रशांत उभार जो है दक्षिण प्रशांत सागर में, यह जो है जो आपको 3400 किलोमीटर चिली के पश्चिम में है, यह हाईएस्ट है, सबसे अधिक है, 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। तो यह क्षेत्र जो है सबसे अधिक मूवमेंट में रहता है। यह आपको आर्कटिक कटक जो है बहुत कम में रहता है, इसलिए नहीं मकान गिरते हैं, नहीं हम लोगों पर कोई इफेक्ट आता है। लेकिन यह निरंतर प्लेट जो हैं एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और विभिन्न तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है, जिसके बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे।
तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा इस चित्रों से और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह आंतरिक कोर है, इनर कोर है पृथ्वी का, उसके ऊपर बाहरी कोर है, आउटर कोर है, इसके बाद स्टेनोस्फीयर है, और स्टेनोस्फीयर के ऊपर जो है लिथोस्फीयर है। या जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या आपको लिथोस्फीयर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह लिथोस्फीयर है, या काला वाला जो आप देख रहे हैं यह लिथोस्फीयर है, यह रिजिड होता है। या आपको जो हम दिखा रहे हैं वह स्टेनोस्फीयर है, या 700 किलोमीटर है। या आपको स्टेनोस्फीयर की मोटाई जो है 700 किलोमीटर हाईएस्ट है, और यह जो है लिथोस्फीयर का जो प्लेट कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, उसका हाईएस्ट 200 किलोमीटर है। अब देख रहे हैं कि आपका ये से आपका जो स्टेनोस्फीयर से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा जो होता है धरती के नीचे जो प्लेट के टकराने से एक नीचे चले जाते हैं स्टेनोस्फीयर के क्षेत्रों में, वहाँ काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है। जो रॉक क्रस्ट होते हैं वह गलते हैं और वह मैग्मा ऊपर निकलता है। पिघले हुए जो रॉक के पदार्थ हैं उसको हम मैग्मा कहते हैं, जो धरती के नीचे रहते हैं। वही जब पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा बाहर निकलता है धरती के ऊपर तो उसको लावा कहते हैं। तो लावा जो है LAVA उसका अंग्रेजी में स्पेलिंग हुआ। तो यह जो आपको बतला रहे हैं, यह लावा निकलने से आपका ज्वालामुखी और अन्य कई संरचनाओं का निर्माण करता है। तो देख रहे हैं यहाँ से जो लावा निकल रहा है तो रीज का निर्माण हो रहा है, इधर प्लेट के खिसकने से यहाँ गर्त का निर्माण हो रहा है। तो लिथोस्फीयर में ही मुख्य रूप से परिवर्तन होता है और कई तरह के संरचनाओं का निर्माण होता है। तो मैं अब आगे चल रहा हूँ प्लेट की। अब कितने प्लेट है पूरे विश्व में, कितने प्लेट है? तो स्ट्रॉलर एंड स्ट्रॉलर ने आप अपने पुस्तक में और अपने खोज के दरमियान उन्होंने बोला था कि 12 प्लेट है। लेकिन अब नए अनुसंधान जो हुए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेट जो होते हैं वह आपको 3 तरह के प्लेट हैं। एक मेजर प्लेट हैं जो बड़े प्लेट हैं, दूसरा जो है आपको छोटे प्लेट हैं जिसको हम माइनर प्लेट कहते हैं, और तीसरा जो है माइक्रो प्लेट है। तो बड़े प्लेट जो हैं वह बड़े प्लेट जो हैं 7 या 8 की संख्या। आप कहेंगे कि सर 7 होगा या 8 होगा, तो बहुत सारे ज्योग्राफी पुस्तकों में बहुत सारे ज्योग्राफर लोग हैं, बहुत सारे भूगोलवेत्ता लोग हैं, वह 7 कुछ लोग मानते हैं और कुछ 8 मानते हैं। कारण यह है कि यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को कुछ लोग इंडियन प्लेट अलग रूप में मानते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग रूप में मानते हैं। तो जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो संख्याएं 8 हो जाएगी, अन्यथा इसकी संख्याएं 7 है। तो आप परीक्षाओं में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगा वैसे ही जवाब आप देंगे। मैं आपको यहाँ पर बतला रहा हूँ, यह जो मेजर प्लेट है उसका नाम बतला दिया हूँ। अफ्रीकन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, और आपका इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो 8 हो गया। अगर बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता हैं, ज्योग्राफर हैं, वह ये दोनों को एक मानते हैं तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तब इसकी संख्या 7 हो जाएगी, अन्यथा यह 8 होगी। तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम माइनर प्लेट पर आते हैं। माइनर प्लेट जो होते हैं, मेजर के बाद माइनर प्लेट आते हैं। माइनर प्लेट की संख्या 20 के लगभग है, और उसमें जो 7 जो हैं वह महत्वपूर्ण है। 20 में 7 जो है माइनर प्लेट होते हुए भी उसमें बड़े हैं, ठीक है ना।
तो उसमें है कॉकस प्लेट है, नाजका प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है, जुआन डी फूका प्लेट है, स्कॉसिया प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है। ये 7 जो है वह इस 20 में सबसे बड़े रूप में आते हैं। उसके बाद है कैरोलाइन प्लेट है, फूजी प्लेट है। इस तरह से आपको 20 आपको माइनर प्लेट है। और इसके अलावे जो माइक्रो प्लेट हैं वो बहुत संख्याओं में है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को विशेष रूप से अभी मेजर प्लेट और माइनर प्लेट पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने अभी आपको जस्ट बतलाया है कि सभी प्लेट आपस में मूवमेंट करते रहते हैं। उस मूवमेंट और उस गति से कैसे कैसे प्लेट टकराते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको यहाँ पर बतलाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे प्लेट की गति के जो प्रकार हैं वह 3 तरह के। पहला जो है अपसारी परिसीमा है, जिसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज या एज कहते हैं। दूसरा सारी परिसीमा है, उसको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और एज कहते हैं। तीसरा है रूपांतर परिसीमा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज और एज कहते हैं। तो आइए आपको मैं बतला रहा हूँ, यह अपसारी परिसीमा जिसको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं वह क्या है, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर एक प्लेट यह है, आप देख रहे हैं, दूसरा प्लेट यह है। दोनों प्लेट आपस में जब 2 दिशाओं के विपरीत दिशाओं की ओर मूवमेंट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको अपसारी या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। उसी तरह से अभिसारी परिसीमा कन्वर्जेंट बाउंड्री में 2 प्लेट आमने सामने टकराते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी परिसीमा कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से आपको स्लाइड करता हो, लेटरल इसका इस तरह से मूवमेंट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज और एज कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह जो है आपको महत्वपूर्ण संरचनाएं का निर्माण करता है। और यह संरचनाएं जो हैं आपको हम बतलाने जा रहे हैं कि इससे कौन कौन सी संरचनाएं बनती है। यह जो है 2 प्लेट जब आपस में 2 तरफ मूवमेंट करते हैं, एक इधर और दूसरा इधर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे क्या होता है, इस सीमा को हम रचनात्मक सीमा कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव एज कहते हैं। रचनात्मक सीमा तथा सीमांत जिसको हम कंस्ट्रक्टिव एज कहते हैं। और इससे क्या बनते हैं तो आप देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। सी का जो होता है मूवमेंट स्वाभाविक है, इधर होगा तो यहाँ पर फैलाव होगा। तो फैलाव होगा तो इस आपको क्या होगा, मिड अटलांटिक ओशन की जो संरचना है, आपको अटलांटिक में आपको रीज जो बने हैं, मिड अटलांटिक रीज का निर्माण जो हुआ है वह इसी के कारण हुआ है। और यह जो है सिद्धांत जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग को हैरी हेस और रॉबर्ट डायज ने 1960 में प्रतिपादित किया था, इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो है पूर्व पैसिफिक राइज इसका उदाहरण है। और इससे क्या होगा, जो ही इधर मूव करेगा तो आप देख रहे हैं कि आपका फैलाव होगा तो नए प्लेट का निर्माण होगा। तो न्यू प्लेट का निर्माण जो होता है आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग में होगा। इसको आप ध्यान आप जरूर रखेंगे। दूसरे बात है फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। जो ही 2 प्लेट निकलेगा तो बीच में गड्ढा बनेगा, यहाँ पर 2 मूवमेंट होगा। तो स्वाभाविक है, आप देखते हैं 2 चीज़ें आपका अगर मूवमेंट कर रहा है, इधर कर रहा है और इधर कर रहा है, तो बीच में गैप होगा। और उस गैप जो होते हैं वह गैप भी संरचना के होते हैं। और वह जो है सो रिफ्ट वैली उसको कहा जाता है, उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो आपको, और इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के निर्माण होते हैं, रेड सी का निर्माण होते हैं, गल्फ ऑफ अदन का निर्माण होता है, और इस सब के निर्माण से नैसेंट सी का निर्माण होता है। मीन्स आपको मैंने बताया है कि प्लेट का निर्माण जो होता है, न्यू प्लेट का निर्माण होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद आता है, मैं अब आप बता रहा हूँ कन्वर्जेंट बाउंड्री का, जिसका हम विनाशात्मक सीमा और सीमांत कहते हैं, जिसको डिस्ट्रक्टिव एज या कोलाइडिंग या एक्टिव मार्जिन कहता है। ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, जो ही दो टकराएंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि दो अगर प्लेट टकराते हैं तो एक जो है उसका क्षेपण हो जाता है, सबडक्शन होगा, नीचे की ओर मुड़ेगा। आप देखेंगे तो यह जो है आपका दो प्लेट का टकराने से एक का जो है प्लेट का क्षेपण हो जाता है, और क्षेपण में सबडक्शन, वह आपको स्टेनोस्फीयर में घुसता है, और वही जो है हॉट एरिया में आता है स्टेनोस्फीयर का, जहाँ बहुत ज़्यादा ताप होता है, पिघलता है, जिससे वह क्या होता है कि क्रस्ट जो है, वह क्रस्ट जो है सो गलता है। जैसे मैं आपको चित्र बना के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक प्लेट है और यह प्लेट दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो एक का क्षेपण हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि यह प्लेट जो टकराता है तो यहाँ पर बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, तो यह धीरे धीरे गलता है। यह गलने से क्या होगा कि यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण होगा, आपका ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो यह जो इतना दूर में इसका जो ये हुआ, क्षय हुआ, मीन्स यह प्लेट जो गला तो वह क्या हुआ, क्षय हुआ, उसका आपका डिस्ट्रक्शन हुआ। तो इसीलिए इसको हम डिस्ट्रक्शन एज कहते हैं, और यह टकराने को कोलाइडिंग कहते हैं, टकराहट को हम लोग कोलाइडिंग कहते हैं। तो कोलाइडिंग और एक्टिव मार्जिन इसलिए कहते हैं क्योंकि कई चीज़ों का यह निर्माण करते हैं, जो आगे हम आपको बतलाएंगे। तो इससे क्या क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो आप देखे हैं यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण होगा, यहाँ पर क्या होगा कि गर्त का निर्माण होगा, यहाँ पर दो प्लेट टकराएंगे, एक नीचे जाएंगे, स्वाभाविक है, दो प्लेट टकराएंगे तो एक नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर गड्ढा का निर्माण होगा, उसी गड्ढा को हम गर्त या अंग्रेजी में उसको ट्रेंच कहते हैं। तो यह गर्त का निर्माण होगा। और तीसरा है कि जब टकराता है तो उसमें फोल्डिंग होगा। दो चीज़ों में अगर कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में मुड़ेंगे, तो मुड़ने से क्या होगा, अगर कोई चीज़ पर अगर आप प्रेशर डालते हैं, मैं एक चित्र बनाना चाहता हूं, जैसे यह आप दोनों तरफ से इसको प्रेशर डालेंगे तो यह क्या होगा, आपको इस तरह से फोल्ड होंगे। तो इस फोल्ड माउंटेन यहाँ पर बनते हैं, जो हम वलित पर्वत कहते हैं। और आपको बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है क्षय होता है आपको मुख्य रूप से प्लेट का, तो वहाँ पर क्या होता है, वह मैग्मा का निर्माण करता है, और वह मैग्मा तोड़ करके, क्रस्ट को तोड़ करके, प्लेट को तोड़ करके बाहर निकलता है, तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। स्वाभाविक है, ज्वालामुखी का निर्माण होगा तो प्लेट हिलेंगे, भूकंप का निर्माण होगा। तो आपको बता देते हैं इस आपको एज और बाउंड्री जो विनाशात्मक सीमा है, जिसको हम आपको यह डिस्ट्रक्शन एज कहते हैं, उस पर 80% अर्थक्वेक भूकंप आते हैं। यह प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं अब आ रहा हूँ तीसरे रूपांतर परिसीमा, जिसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका कई नाम है, नाम भी कई बार पूछे जाते हैं। इसका नाम आपको कंजर्वेटिव एज कहते हैं, ट्रांसकरेंट एज कहते हैं, लेटरल प्लेट आपको मोशन कहते हैं। लेटरल प्लेट मोशन इसको हम लोग कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, लेटरल प्लेट मोशन। क्योंकि देखिए यह लेटरली एक ऊपर और एक नीचे जाता है, और इसको आपको नाम, यह तीन नाम बहुत ध्यान रखना है। अपसारी जो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज को हम लोग कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यह विनाश हो रहा है
तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, और इसको कंजर्वेटिव ध्यान रखेंगे। यह तीन जो है बराबर पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, इसको ध्यान रखिएगा। और यह लेटरल मूवमेंट आप देख रहे हैं कि एक इधर और एक इधर मूवमेंट हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब यहाँ मूवमेंट, तो यहाँ पर गैप हो जाएंगे, यहाँ पर गैप होंगे, तो स्वाभाविक है यहाँ भ्रंश का निर्माण होगा। भ्रंश के अलावे भूकंप, बहुत से भ्रंश और बहुत से भूकंप भी यहाँ होते हैं, लेकिन यहाँ पर फोल्ड माउंटेन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पूछा जाता है। और यह जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है, सन एंड्रियास जो भ्रंश है, फॉल्ट है, कैलिफोर्निया में है। यह भ्रंश के निर्माण से काफ़ी लोग मरे थे यहाँ पर। ये बहुत भयानक हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी कैलिफोर्निया में। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। उदाहरण में आपको याद रखना पड़ेगा। मैं अब आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि यह जो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, कन्वर्जन चलन जो होते हैं, वह तीन प्रकार के होते हैं। अब वह तीन प्रकार के कौन कौन है? तो महासागर और महाद्वीप के प्लेट का अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है। मीन्स आपको ओशन कंटिनेंट कन्वर्जेंस कहते हैं, जिसको कॉर्डिलेरन कन्वर्जेंस भी कहते हैं। कॉर्डिलेरन कन्वर्जेंस ओशन और कंटिनेंट कन्वर्जेंस को कहा जाता है। कॉर्डिलेरन कन्वर्जेंस खूब पूछता है परीक्षाओं में, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं दूसरा जो है कंटिनेंट और कंटिनेंट कन्वर्जेंस है, मीन्स महाद्वीप के प्लेट और महाद्वीप के प्लेट जब टकराएंगे तो ये मुड़ेंगे, नीचे सबडक्शन होगा। नीचे जो प्लेट का जो सबडक्शन होता है, जिसको हम क्षेपण कहते हैं, तो वह आपको यहाँ पर कैसे होंगे? कंटिनेंट और कंटिनेंट का कन्वर्जेंस, जिसको महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण कहते हैं। तीसरा है महासागर प्लेट का अभिसरण, जो ओशन कन्वर्जेंस कहलाता है। इस तीनों के कन्वर्जेंस से कौन कौन से संरचनाएं का निर्माण होता है और इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है, उसके बारे में आपको हम बतला रहे हैं। इस संरचनाओं पर आप ध्यान देंगे। यह संरचनाएं जो है आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, यह संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको महासागरीय प्लेट है, यह जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से हमने पेन से ये किया है, महासागरीय प्लेट है। और इधर जो है महाद्वीपीय प्लेट है। मैंने आपको बताया है कि महासागरीय जो प्लेट है उसका जो मोटाई है 5 से 100 किलोमीटर है। मीन्स 5 to 100 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। और महाद्वीपीय प्लेट का 200 किलोमीटर मोटाई होती है। यह ध्यान रखिएगा, 200 किलोमीटर किसका होता है? महाद्वीपीय, जिसको हम कंटिनेंटल कहते हैं। इसीलिए ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है वह महाद्वीपीय प्लेट पर अधिक होते हैं, क्योंकि इनकी मोटाई जो है 100 है और इनकी मोटाई है 200 है। तो इस होकर के जो मैग्मा पिघल करके जो पिघलते हैं, मैग्मा के रूप में जो पिघलते हैं, वह आपको धरती के नीचे ही रह जाते हैं, धरती के ऊपर तक नहीं जा पाते हैं, लावा के रूप में नहीं निकल पाते हैं। बहुत ही कम इसके उदाहरण हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आइए यहाँ महासागरीय जो 100 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, मोटाई है, महाद्वीपीय का 200 किलोमीटर है। अब दोनों प्लेट जब टकराएंगे तो इसका महासागरीय प्लेट, अभिसारी प्लेट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभिसारी प्लेट है, जिसको हम कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। इनका जो संचलन होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। संचलन जो होते हैं 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है महासागर महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण, जिसको हम ओशन कंटिनेंट कन्वर्जेंस कहते हैं। दूसरा इसको कॉर्डिलेरन कन्वर्जेंस के रूप में भी इसको हम जानते हैं। दूसरा आपको है महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण,
मीन्स एक तरफ महाद्वीप कंटिनेंट का है, इधर भी महाद्वीप का है, दोनों के बीच में टकराने से जो स्थिति होती है उसको हम कंटिनेंट कन्वर्जेंस अंग्रेजी में कहते हैं। तीसरा है महासागर और महासागर प्लेटों का अभिसरण, जिसको हम अंग्रेजी में ओशन कन्वर्जेंस कहते हैं। तो यह 3 प्रकार के कन्वर्जेंस होते हैं। यह कन्वर्जेंस भले ही यह आपको विनाशात्मक सीमा होता है, डिस्ट्रक्टिव एज और बाउंड्रीज होते हैं, लेकिन यह कई चीज़ों का निर्माण करते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। मैं इस पर आपको विस्तार में आपको बतला रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ महासागर महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण, जिसको हम एक तरफ ओशन प्लेट है, दूसरे तरफ कंटिनेंट प्लेट है, जिसको कॉर्डिलेरन कन्वर्जेंस भी कहा जाता है। उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। इस चित्र को आप लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। देखिए, यह जो आपका यह जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर, इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और ऊपर वाले जो यह आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। उस टेक्टोनिक प्लेट का एक और नाम से जाना जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर रिजिड होते हैं और एस्थेनोस्फीयर जो होते हैं आपको प्लास्टिक नुमा सरफेस होता है, जिस पर आपको लिथोस्फीयर अवस्थित होता है या सेमी विस्कस होता है। आपको जैसे अमृतांजन या पेस्ट आप देखते हो, क्रीम देखते हो, उसी तरह का यह आपको होता है, सेमी विस्कस होता है। लेकिन एस्थेनोस्फीयर की जो मोटाई होती है वह आपको 200 से 700 किलोमीटर है। यह बहुत अधिक होता है। मान लीजिए यह इतनी दूरी है, तो आपको प्लेट जो है वह प्लेट बहुत कम होते हैं। आपको यह 100 किलोमीटर महासागरीय, 5 से 100 किलोमीटर महासागरीय प्लेट होते हैं। और जिसको हम ओशन प्लेट कहते हैं, ओशनिक प्लेट कहते हैं। और महाद्वीपीय जिसको कंटिनेंटल प्लेट कहते हैं, वह 200 किलोमीटर के होता है। तो अगर हम अधिकतम की भी चर्चा करेंगे तो एक तरफ 200 किलोमीटर है और जो लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट की मोटाई हुई, और दूसरे तरफ एस्थेनोस्फीयर जो आपको 700 है, मीन्स आपको 350 गुना ज़्यादा, ठीक है ना, 3.25 गुना अधिक होगा, क्योंकि आपको यह 700 है तो 3 दूना 6 आप समझ सकते हैं। तो यह जो है 3.25 गुना अधिक, यह आपको अधिक होता है एस्थेनोस्फीयर। अब हम आते हैं, एक तरफ महासागरीय प्लेट हैं, या इधर से महासागरीय प्लेट है, इधर महाद्वीपीय प्लेट है जिसको हम कंटिनेंटल प्लेट करेंगे। दोनों में आपको देखिए, यह मान लीजिए कि आपका कंटिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, यह महासागरीय प्लेट है। दोनों में टकराहट होगी, इस तरह से टकराहट होगी। टकराहट होने से, कन्वर्जेंस होने से, टकराहट का मतलब होता है कन्वर्जेंस। और यह जो है इस तरह से मुड़ेगी, इस तरह से मुड़ेगी। वह मुड़ने से आपका क्या होगा, इस मुड़ने वाले प्रोसेस को, जिसको हम यह नीचे की ओर जा रहा है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सबडक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबडक्शन। हिंदी में उसको कहते हैं प्रविष्ठन या क्षेपण। प्रविष्ठन या क्षेपण हम लोग कहते हैं। अब यह जो प्रविष्ठन और क्षेपण है, यह पूरे यहाँ से यहाँ तक का यह जो एरिया है, उसको हम लोग कहते हैं, आपको सबडक्शन जोन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबडक्शन जोन कहते हैं। और यह इसका एक और नाम से जाना जाता है, बेनिऑफ नाम से जाना जाता है। बेनिऑफ का स्पेलिंग है BENIOFF, क्योंकि ऑफ, बेनिऑफ एक नाम है, उस नाम पर है बेनिऑफ जोन, इसको हम लोग कहते हैं। यह बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबडक्शन जोन का एक और नाम क्या है।
तो आप याद रखेंगे बेनी ऑफ जोन इसको कहेंगे। अब हम आते हैं कि जो ही यह प्लेट नीचे जाता है तो इस एरिया में आपको इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत हॉट वातावरण होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जिसमें अर्थ क्रस्ट जो हैं, जो लिथोस्फीयर का रिजिड पोर्शन है वह रिजिड पोर्शन गलने लगता है। और यह जो इतना आपको इतनी दूरी के एरिया जो है प्लेट जो है वह गल जाते हैं और वह गल करके मैग्मा लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, हॉट लिक्विड के रूप में हो जाते हैं, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। धरती के नीचे जो हॉट क्रस्ट का जो हॉट आपका मेल्टेड रूप है, पिघला हुआ रूप है, उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। वही मैग्मा जब धरती के ऊपर निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं लावा कहते हैं। और वही लावा जो निकलता है आपको अर्थ को तोड़ करके आप देख रहे हैं यहाँ से जो ये मैग्मा है इसको हम लोग आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं मैग्मा, इसको हम लोग आपको लिख दे रहे हैं मैग्मा लिख दे रहे हैं, आपको याद ध्यान रहेगा मैग्मा इसको लिख दे रहे हैं मैग्मा। तो यह जो मैग्मा है यही निकल करके धरती के ऊपर आता है तो यह लावा का निर्माण करता है और यही लावा जो है लिक्विड ये भी होता है और यह जो रॉक का क्रस्ट का जो पिघला हुआ जो धरती के नीचे रहता है उसको मैग्मा कहते हैं। धरती के ऊपर आ जाने पर लावा होता है और वही लावा बार बार डिपॉजिट होते रहते हैं और वह ठंडे होते रहते हैं और वह ठंडे होने पर एक पहाड़ का निर्माण करते हैं। उस पहाड़ को हम लोग वोल्केनो माउंटेन कहते हैं, जिसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो रहा है। अब आपको मैं इसको मिटा करके मैं आगे और आपको बतलाना चाह रहा हूँ डिटेल्ड में कि कैसे यह फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। इसको हम आपको डिटेल्ड में आपको बतलाना चाह रहा हूँ इस कि फोल्ड माउंटेन का निर्माण कैसे होता है। इसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। आइए मैं इसको बतलाना चाह रहा हूँ कि यह एक प्लेट है, यह दूसरा प्लेट है और यह दोनों प्लेट जो आपस में टकराएंगे, दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, इस दोनों प्लेट के आपस में टकराने से आपको यह आपका कंप्रेशन हो रहा है। इस कंप्रेशन से आपको क्या हो रहा है कि आपको कंप्रेशन होने से यह दबाव पड़ने से संपीड़न का, यह जो संपीड़न का दबाव है जिसको हम संपीड़न बल कहते हैं, संपीड़न बल कहते हैं। या संपीड़न बल के लगने से यह क्या होगा कि आपको इस तरह का निर्माण होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग फोल्ड कहेंगे। फोल्ड को हम लोग हिंदी में वलित कहते हैं। तो यह जो है वलित पहाड़ का निर्माण करेगा फोल्ड से और यह फोल्ड माउंटेन का निर्माण करेगा, फोल्ड माउंटेन का निर्माण करेंगे। संपीड़न जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेशनल, इसको हम लोग कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको हम कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वलित पहाड़ का फोल्ड माउंटेन का, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फोल्ड माउंटेन, इसको हम वलित को हम लोग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो यह फोल्ड माउंटेन का निर्माण यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह जो है फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो रहा है। और आपको यह इधर ज्वालामुखी पर्वत के बारे में आपने जान गए। दूसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ओशन में बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं,
ठीक है ना, वह डिपोजिट मटेरियल्स जो है, डिपोजिशनल मटेरियल्स जो हैं, आपको सिल्ट है, सैंड्स है, मड है, पंख है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें रहते हैं। वह क्या होता है कि आपको यहाँ पर, क्योंकि ये मैक्सिमम का तो यह आपका क्षेपण हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जमाव, एक्स्ट्रा जमाव हो जाता है आपको डिपोजिशनल मटेरियल का, और वह डिपोजिशनल जो मटेरियल्स है उसको हम लोग कहते हैं एक्रेशनरी वेजेस। इसको ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। तो एक्रेशनरी वेजेस का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे दो प्लेट, एक प्लेट आपका यहाँ दोनों प्लेट है, एक प्लेट यहाँ टकराएगा तो यहाँ गैप हो जाता है। आप देख रहे हैं, मेरे हैंड को देखेंगे, यहाँ गैप हो जा रहा है। इस गैप वाले जगह को हम लोग कहते हैं गर्त कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको ट्रेंच कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंच का निर्माण इसका बहुत अधिक होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गर्त का, ट्रेंच का निर्माण हो रहा है, एक्रेशनरी वेजेस का निर्माण हो रहा है, फोल्ड माउंटेन जिसको वलित पहाड़ कहते हैं, वोल्केनो माउंटेन ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। तो यह 1 2 3 4 संरचनाओं का निर्माण होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूँ कि यह इस आपको ओशन कंटिनेंट जिसको कॉर्डिलेरन कन्वर्जेंस कहते हैं, उससे कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ है उसका उदाहरण भी, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला चर्चा करूँगा रॉकी के बारे में कहूँगा। रॉकी पर्वत जो है आपको, आप देखेंगे, आपको यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना करके दिखाना चाह रहा हूँ। रॉकी पर्वत जो है सो आपको यह जो है वेस्टर्न यूएसए का यह क्षेत्र है, और यह वेस्टर्न यहाँ से यहाँ तक यह जो है सो आपको पाया जाता है। मैं अन्य दूसरे कलर से आपको डिनोट कर रहा हूँ। यह इतने दूर में यह रॉकी पर्वत है, अलास्का के क्षेत्रों से होकर के यूएसए के क्षेत्रों तक यह क्या है, रॉकी पर्वत है। रॉकी यह माउंटेन, यह रॉकी माउंटेन है। तो यह रॉकी पर्वत जो है सो आपको यहाँ पर आपको रॉकी पर्वत। अब यहाँ पर जो है यह रॉकी पर्वत किस किस प्लेट के टकराने से होते हैं उसकी हम आपको चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि रॉकी पर्वत जो है सो दो प्लेट के मुख्य रूप से इधर जो है आपको उत्तरी, यह जो प्लेट है उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, इधर उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, और इधर जो है आपको दो प्लेट है। एक प्लेट है आपको पैसिफिक प्लेट है, जिसको हम लोग पैसिफिक में से प्रशांत महासागर, पैसिफिक प्लेट है आपका, पैसिफिक प्लेट है। और यहाँ पर जो है आपको एक छोटा प्लेट है जिसको हम जुआन डी फूका प्लेट कहते हैं, जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट। तो यहाँ पर है जुआन डी फूका प्लेट, यह सब आप देख रहे हैं। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट बहुत बड़ा प्लेट है, और इधर यूएसए के प्लेट, दोनों के टकराने से यह जो है सो रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है। तो रॉकी पर्वत के निर्माण में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेट आपको उसमें इन्वॉल्व थे। तो आपको इधर से मीन्स ईस्टर्न साइड से अमेरिकन प्लेट है, ईस्टर्न साइड से कौन प्लेट है, तो आप ध्यान रखेंगे ईस्टर्न साइड से आपको, पूर्वी साइड से आपको अमेरिकन प्लेट है, और वेस्टर्न साइड से पैसिफिक प्लेट है, और जुआन डी फूका प्लेट है। तो इसमें किसका आपको ये हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, क्षेपण हो रहा है,
तो जुआन डी फूका प्लेट और पैसिफिक प्लेट का यह जो है सो सबडक्शन हो रहा है, क्षेपण हो रहा है, यह ध्यान रखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो प्लेट जिसकी डेंसिटी अधिक होगी उसके आधार पर उसका क्षेपण होगा, तो उसका सबडक्शन होगा। तो यहाँ महासागरीय प्लेट में कौन आता है? पैसिफिक प्लेट है। जुआन डी फूका प्लेट छोटा प्लेट है, आपको माइनर प्लेट है। तो यह जो है आपको यह एक मेजर प्लेट पैसिफिक प्लेट होगा, माइनर प्लेट है, और इधर अमेरिकन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दोनों के टकराने से यह आपको रॉकी पर्वत का निर्माण होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, यह पूछा जाता है। अब हम आते हैं एंडीज पर्वत के बारे में, आपको बता दें, इसको मिटा करके आपको एंडीज पर्वत के बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं। तो एंडीज पर्वत का निर्माण में आपका 2 प्लेट का काम करता है, ठीक है ना। वह 2 प्लेट जो है आपको काम करता है, एक है नाजका प्लेट है, और वह नाजका प्लेट जो एक तरफ है, दूसरे तरफ आपको एंडीज का है। मैं इसको मिटा करके आपको बतला रहा हूँ यह कैसे इसका निर्माण होता है एंडीज का। तो आप देखेंगे कि आपका इसकी संरचना जो है इस तरह इसकी संरचना है। यह दक्षिणी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको कौन कौन से प्लेट इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे कैसे इसका निर्माण होता है उसके बारे में आप जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है आपका नाजका प्लेट है, दूसरे तरफ आपका इधर जो है आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका अमेरिकन प्लेट है, और इधर जो है आपका नाजका प्लेट है। नाजका प्लेट छोटा प्लेट है, नाजका प्लेट है, और साथ साथ में आपका यह महासागरीय प्लेट है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि आपको यह आप देखेंगे कि यह एंडीज का निर्माण यहाँ से यहाँ तक यह एंडीज पर्वत का निर्माण करता है। यह जो होगा एंडीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत है। ये भी फोल्ड माउंटेन है, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ये भी फोल्ड माउंटेन है। तो नाजका प्लेट और इधर दक्षिण अमेरिकन प्लेट के टकराने से आपका क्या होता है, यह आपका बनता है आपका एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ, चिली यहाँ पर एक ट्रेंच का निर्माण होता है, उस ट्रेंच को पेरू चिली ट्रेंच कहते हैं। यहाँ पर जो है ट्रेंच का निर्माण होता है जिसको हम लोग पेरू चिली, बहुत महत्वपूर्ण है, पेरू चिली ट्रेंच इसको हम लोग कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यह आपको एंडीज पर्वत और पेरू चिली ट्रेंच का निर्माण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं एक चीज़ आपको बतलाना चाहूँगा, यह कि यह जो रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत है दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं आपको यहाँ पर कंटिनेंट कन्वर्जेंस पर आते हैं। यह कंटिनेंट कन्वर्जेंस है, यहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट है और यहाँ पर आपको महाद्वीपीय प्लेट है। दोनों प्लेट जो है सो आपको कंटिनेंट, एक तरफ कंटिनेंट है दूसरे तरफ भी कंटिनेंट है। तो यह कंटिनेंट प्लेट के टकराने से कन्वर्जेंस से यह बनता है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि यह इधर भी कंटिनेंट है इधर भी कंटिनेंट है, और इसमें डेंसिटी जिसकी अधिक होती है उसका सबडक्शन होगा, उसका क्षेपण होगा। यहाँ पर एक का क्षेपण हो रहा है,
तो मैं आपको बता रहा हूँ, यह आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर इंडियन प्लेट है, यहाँ पर इंडियन प्लेट है, आपको इंडियन प्लेट है या इंडियन प्लेट है। दूसरे तरफ आपको जो है यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप प्लस एशियन, मीन्स यह बहुत बड़ा प्लेट है, लेकिन यह इंडियन प्लेट का सबडक्शन होता है। आप देख रहे हैं इसका सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे सबडक्शन हो रहा है। तो ये सबडक्शन हो से कंप्रेशन का निर्माण होगा, दोनों में कंप्रेशनल फोर्स का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होगा। यही फोल्ड माउंटेन हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। इसके आपको कंप्रेशनल फोर्स से फोल्ड माउंटेन का निर्माण, या फोल्ड है, फोल्ड माउंटेन का निर्माण है। हिमालय भी फोल्ड माउंटेन है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि यह हिमालय की उत्पत्ति जो है, इसको शॉर्ट में एक नाम हम आपको दे रहे हैं, PMO। PMO का मतलब है, P का मतलब होता है प्लायोसिन, इसका मतलब होता है प्लायोसिन। उसके बाद होता है M का मतलब होता है मायोसिन, और इसका जो मतलब होता है उसको हम कहते हैं ओलिगोसिन, ओलिगोसिन। तो यह जो इसकी उत्पत्ति होती है PMO पीरियड में होती है। प्लायोसिन याद रखिएगा, प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, यह इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। और आपको एक चीज़ बता देते हैं आपको, यह जो है रॉकी पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह मायोसीन पीरियड में हुआ है, वह ध्यान रखिएगा। मायोसीन पीरियड में इसकी उत्पत्ति हुई है, और कब तक हुई है, टर्शियरी पीरियड तक हुई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यह जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है, किस काल में उत्पत्ति हुई है उसको ध्यान में रखिएगा। आइए मैं आपको बतला रहा हूँ कि इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर आपको आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत जो है, यह आल्प्स पर्वत कहाँ है, ठीक है ना, यह आप जानते होंगे। आल्प्स पर्वत यूरोप के दक्षिणी साइड में है, और यह आपको टकराहट होती है अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। एटलस पर्वत जो है आपको मैं बता रहा हूँ, एटलस पर्वत का पोजीशन जो है वह कैसा है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यह है अफ्रीका का है, और यह अफ्रीका का एटलस पर्वत जो है सो आपको यहाँ पर है। यह एटलस पर्वत है, जिसको हम एटलस पहाड़ कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो यह एटलस पर्वत आपको मैं बतला रहा हूँ। एटलस पर्वत के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर यह जो है आपको अफ्रीकन प्लेट है, यह जो है आपको बतला रहे हैं यह कौन है, यह अफ्रीकन प्लेट है, ये पूरे अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन यह प्लेट है। और इधर जो है मेडागास्कर सागर है, आप जान ही रहे हैं। और यह जो है इधर जो है आपका यूरोप का प्लेट है। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है कि यूरेशियन प्लेट इधर है, तो यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, यूरेशियन प्लेट। तो यह यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के टकराने से यह जो है आपको इसके टकराने से यह जो है एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। यह आप देख रहे हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, यूरेशियन प्लेट है, और यह यहाँ से आपको अफ्रीकन प्लेट टकराएगा, इधर से यूरेशियन प्लेट टकराएगा।
तो एटलस पर्वत का निर्माण होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं अब अपलेशियन पर्वत के बारे में बतला रहा हूं और यूराल पर्वत के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं। तो इसमें यूराल और अपलेशियन यह सबसे पुराना पर्वतों में आता है। इसका निर्माण जो है बहुत पुराना है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह बहुत ही पुरान है और यह पैलियोजोइक पीरियड में इसका निर्माण हुआ है यूरोप का, जब प्लेट जो है का यह पैंजिया का बिखराव नहीं हुआ था। पैंजिया क्या है थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। पैंजिया जो होता है, पहले सभी प्लेट एक थे, सभी प्लेट एक थे, सभी अलग अलग नहीं थे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैंजिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैंजिया कहते हैं। पैंजिया का या विखंडन हुआ, पैंजिया का जो बिखराव हुआ, वह एक बिखराव जो हुआ सो आपको नॉर्थ की ओर हुआ, उत्तर की ओर हुआ, नॉर्थ की ओर हुआ, और दूसरा जो हुआ साउथ की ओर हुआ। इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग लॉरेंसिया कहते हैं, लॉरेंसिया कहते हैं, लॉरेंसिया कहते हैं। और इसको जो है हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब लॉरेंसिया में लॉरेंसिया का फिर से बिखराव हुआ। मैं तीसरा चित्र बनाना चाहता हूँ, एक इधर एक इधर। तो यह जो है और यह जो लॉरेंसिया का दो बिखराव हुआ, एक जो हो गया आपका यह लॉरेंसिया का, मैं आपका चित्र को दो भागों में विखंडन हुआ। एक को हम लोग कहते हैं उत्तरी अमेरिकन प्लेट का निर्माण हुआ, और इधर जो हो गया आपको यूरेशियन प्लेट का, यूरेशियन प्लेट का निर्माण हुआ। यह यूरेशियन हो गया, यह जो है सो आपको उत्तरी अमेरिकन प्लेट हुआ। तो इस तरह से आपका यह विखंडन हुआ है। लेकिन यह जो आपको अपलेशियन पर्वत है और यूराल पर्वत क्या हुआ, यह यूरेशियन प्लेट का में जो विखंडन हुआ, यह यूराल पर्वत ही, यह इधर यूरोप है, यह यूरोप है। और मैं आपको इस चित्र को और भी हम बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यह आपका या दो भागों में कर देते हैं, माने आप सुविधा के लिए रुक जाइए। यह जो है आपका यूराल पर्वत है, तो इधर एशिया हो गया, यूराल पर्वत ही इधर आपका यूरोप हो गया, इधर यूरोप हो गया। तो यही यूराल पर्वत जो है आपको एशिया और यूरोप को बांटता है। तो यह आपको यूराल पर्वत ही एशिया और यूरोप को बांटता है, जो यूरेशियन प्लेट था। तो मैं आपको बतला रहा हूं कि यह जो विखंडन है लॉरेंसिया का, ये पैंजिया का जो विखंडन है, उससे पहले ही यह अपलेशियन पर्वत और यूराल पर्वत का निर्माण हुआ। और यह इसलिए सबसे पुराना पर्वतों में आता है। और यूराल पर्वत का जो है पैलियोजोइक काल में इसका जो है उत्पत्ति हुआ था। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, तीसरा अभिसरण है आपका महासागर प्लेटों का अभिसरण, जिसको हम लोग ओशन कन्वर्जेंस कहते हैं। इसमें एक तरफ आपको मैं बतला देता हूँ, एक तरफ ही ओशन का प्लेट है, दूसरे तरफ ये ओशन का प्लेट है। इसमें दोनों में टकराहट होगी तो कन्वर्जेंस होगा। और इस कन्वर्जेंस में एक जो है जिसकी उच्चतम डेंसिटी होगी वह नीचे की ओर सबडक्शन होगा, क्षेपण होगा। और इस आपको यहाँ पर क्षेपण जो होगा, उस क्षेपण के कारण, सबडक्शन के कारण आप देख रहे हैं
किन किन संरचनाओं का निर्माण होगा उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर महासागरीय प्लेट है जिसको हम लोग ओशनिक प्लेट कहते हैं। दूसरे तरफ में महासागरीय प्लेट है, उसको भी ओशनिक प्लेट अंग्रेजी में कहते हैं। अब महासागरीय प्लेट जिसकी डेंसिटी अधिक होती है, उसका क्षेपण होता है जिसको हिंदी में प्रविष्ठण कहते हैं, एक और नाम है क्षेपण कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम सबडक्शन कहते हैं। और यह नीचे जब जाएगा, जब यह प्लेट जब नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, तो वहाँ पर काफ़ी गर्म रहता है, हॉट काफ़ी रहता है। जितने भी क्रस्ट रहते हैं, प्लेट रहते हैं, वह गलने लगते हैं और गल करके वह लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, आपको तरल पदार्थ के रूप में हो जाते हैं, और वह जो है उसको हम मैग्मा कहते हैं। आपको मैंने पहले भी चर्चा किया था कि महासागर का जो थिकनेस होता है प्लेट का, महासागरीय प्लेट का थिकनेस 5 से लेके 100 किलोमीटर होता है, जबकि महाद्वीप प्लेट का 200 किलोमीटर का होता है थिकनेस। तो ज्वालामुखी का निर्माण महासागरीय प्लेट में अधिक बनते हैं, और आपको महाद्वीप जिसको कॉन्टिनेंटल प्लेट अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें आपको ज्वालामुखी का पर्वत का निर्माण कम होता है। इसी के कारण, क्योंकि सारे मैग्मा जो हैं धरती के नीचे रह जाते हैं, लिक्विड जो ऊपर में नहीं आ पाते हैं, धरती के ऊपर में नहीं आ पाते हैं, जिसको हम लोग उस मैग्मा को लावा कहते हैं, और वह लावा के निकलने ही से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो कंटिनेंट महाद्वीप पर कम ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि महासागरीय प्लेट पर बहुत अधिक ज्वालामुखी का पर्वत का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह नीचे क्षेपण हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, यह गलता है और यह मैग्मा ऊपर निकल रहा है, और धरती के ऊपर लावा का निर्माण होता है। वही लावा धीरे धीरे ठंडे होते रहते हैं, और वह लावा कंटिन्यूअस निकलते रहता है भीतर से। तो वह क्या है कि आपको यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। मैं आपको बता देता हूँ, जब ज्वालामुखी पर्वत आपको ग्रुप में पाए, समूह में पाए जाते हैं, तो उसको आर्क कहा जाता है। आर्क, ARC, आर्क कहा जाता है, जिसको हिंदी में चाप कहते हैं। तो यह आर्क या चाप जो है, यह जब आपको आइलैंड पर पाया जाएगा, द्वीप पर पाए जाएंगे, तो उसको हम द्वीप चाप कहेंगे, उसको आइलैंड आर्क कहेंगे। जब कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं तो उसको हम कॉन्टिनेंटल आर्क, आपको महाद्वीपीय चाप कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं द्वीपीय चाप का निर्माण होता है, बहुत अधिक द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। जितने लंबाई आपको समानांतर रूप से जितने यहाँ पर होंगे, उतने ही गर्त का निर्माण होंगे, और यह इसीलिए आप देखते होंगे ओशन और ओशन के प्लेट के टकराने से आपको बहुत अधिक गर्त का निर्माण होते हैं। और यह आपको देखने का पैसिफिक ओशन और अन्य छोटे फिलीपींस छोटे प्लेट हैं, अन्य कई छोटे प्लेट हैं, जापान के प्लेट हैं, तो ये सब के प्लेट के टकराने से आपको पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर का निर्माण होता है, जो आपको उसके किनारे किनारे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण के साथ साथ गर्त का निर्माण उसी के साथ साथ होता है। इसीलिए आपको बहुत अधिक आपको गर्त जो है सो आपको पाए जाते हैं पैसिफिक ओशन में, इसी कारण से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने दूरी में यह आपको आइलैंड आर्क हैं, उतने ही समानांतर में गर्त का निर्माण होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो एक बात और आपको बता देते हैं, यह द्वीपीय चाप आइलैंड आर्क के साथ साथ एक और नाम है आइलैंड फेस्टून, जिसको द्वीपीय तोरण कहते हैं। इसका निर्माण होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
यह हमारे लिए आपको बहुत जानकारी भरा यह चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।